हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीवी यादव, आपका साइंस टीचर। बच्चों, कल हमने पढ़ाया था स्वपोषी पौधे के बारे में कि स्वपोषी पौधे अपना भोजन अपने आप बनाते हैं और स्वपोषी पौधों के भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, इसको हमने आपको बताया था। आज पढ़ाएंगे परपोषी पौधों के बारे में। पौधों में पोषण जो होता है वह दो तरह का है। एक है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। तो परपोषी पौधे किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो अपना भोजन अपने आप नहीं बना पाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें हम परपोषी कहते हैं। पर माने दूसरे के ऊपर, यानी पोषण के लिए जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, उनको कहते हैं परपोषी पौधे। अब परपोषी पौधे जो होते हैं उनमें ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो अपने आप भोजन नहीं बना पाते हैं, तो ये दूसरों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ये कई तरह के होते हैं, जैसे मृतोपजीवी हैं, परजीवी हैं। उसमें भी परजीवी में आंशिक परजीवी, पूर्ण परजीवी, सहजीवी, और फिर आते हैं कीटभक्षी पौधे भी होते हैं। तो जो मृतोपजीवी हैं, मृतोपजीवी जो पौधे होते हैं, आपने बरसात के दिनों में सड़ी गली लकड़ी के ऊपर या गोबर के ऊपर ये छाते के आकार की ये सफ़ेद रंग की संरचना को देखा होगा, जिसे आप कुकुरमुत्ता कहते हैं या छत्रक कहते हैं। तो ये मृतोपजीवी होता है, यानी जो पौधे सड़े गले पदार्थों पर या कार्बनिक पदार्थ सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं तथा उनसे अपना कार्बनिक भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे छत्रक या कुकुरमुत्ता है, ब्रेड मोल्ड है। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में आपके जूतों के ऊपर जो है फफूंद लग जाते हैं, या ब्रेड पर फफूंद लग जाते हैं, तो ये राइजोपस होता है। तो यह भी मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो कुकुरमुत्ता या छत्रक तथा राइजोपस, ये दोनों उदाहरण किसके हैं? मृतोपजीवी के। और ये कवक होते हैं बच्चों। कवक समुदाय के पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिससे ये अपना भोजन अपने आप नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये परपोषी कहलाते हैं। कुकुरमुत्ता में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। आजकल बड़ा प्रचलन है मशरूम की सब्जी खाने का, वही है, उसकी दूसरी प्रजाति है, लेकिन है वही चीज़, मशरूम जो है। और ये सब्जी बड़े चाव से लोग खा रहे हैं, महंगी भी होती है। दूसरा है परजीवी। जब एक पौधा दूसरे पौधे के शरीर पर रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम परजीवी कहते हैं। परजीवी का उदाहरण जो है, एक पौधा है अमरबेल। यह पूरी तरह से दूसरे पौधे पर आश्रित होता है। यह जो है हरा तो ये पूरी हरा तो होता है, पत्तियां जिसमें नहीं पाई जाती हैं, और ये दूसरे पौधे पर लिपटा रहता है। और इसमें चूसकांग पाए जाते हैं। इन चूसकांगों की सहायता से ये क्या करता है कि दूसरे पौधे से
अपना भोजन, पानी ये सभी अवशोषित करता रहता है, तो यह पूर्ण परजीवी होता है। मैंने बताया कि परजीवी दो तरह के हैं, पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी वह होता है जो दूसरे पौधे पर रुक करके उससे भोजन तथा पानी यानी सारी चीजें अवशोषित करता है, तो उसे पूर्ण परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल। अब कुछ ऐसे भी परजीवी पौधे होते हैं कि जिनमें पर्णहरित पाया जाता है, वो अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, लेकिन पानी के लिए वे दूसरे पौधे के ऊपर आश्रित रहते हैं। यानी पानी तथा खनिज लवण वह दूसरे पौधे से यानी उसके अंदर अपनी जड़ों को प्रवेश करा लेते हैं और उससे जो है ये अवशोषित करते रहते हैं। यानी आधी चीज जैसे पानी और खनिज लवण दूसरे पौधे से ले रहे हैं और उनमें चूंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वे भोजन अपना बना लेते हैं, इसलिए ये आंशिक परजीवी कहे जाते हैं। जैसे चंदन, चंदन या पोषक पदार्थों की जड़ों पर उगने वाला आंशिक परजीवी होता है। अब इसके बाद है सहजीवी। जब दो जीव एक दूसरे के साथ साथ इस तरह से रहते हैं कि दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है, तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। फिर से सुने। जब दो जीव एक दूसरे के साथ साथ इस प्रकार से रहते हैं कि दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है, तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मटर कुल के पौधे यानी दाल वाले पौधे जितने भी हैं, अरहर है, मटर है, चना है, उड़द है, मूंग है, ये दाल वाली फैमिली होती है। तो दाल कुल के जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में कुछ गांठें या ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं, और इन जड़ों की गांठों या ग्रंथियों में एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। वह राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वह वातावरण से या वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और उसे नाइट्रेट में बदल देता है। इस नाइट्रेट को पौधे खनिज लवण के रूप में अवशोषित करते हैं और उस राइजोबियम को उस मटर की जड़ की गांठों में रहने का स्थान मिलता है तथा भोजन मिलता है, तो दोनों को लाभ पहुंच रहा है। राइजोबियम जो जीवाणु है उसको रहने के लिए आवास मिल जाता है और भोजन भी मिल जाता है जड़ से, और उसके बदले में राइजोबियम क्या करता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और नाइट्रोजन को किसमें बदल देता है, नाइट्रेट में, और उस नाइट्रेट को पौधे खनिज लवण के रूप में अवशोषित करते हैं। तो पौधे राइजोबियम से नाइट्रेट प्राप्त करते हैं और राइजोबियम रहने का स्थान और भोजन प्राप्त करता है। इस तरह से दोनों के बीच में सहजीवी संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? सहजीवी संबंध होता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है एक लाइकेन का। लाइकेन एक ऐसा पौधा होता है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, जिसके दो सहभागी होते हैं, शैवाल तथा
कवक। शैवाल तथा कवक दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है लाइकेन। शैवाल और कवक दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है। शैवाल हरे रंग की होती है और शैवाल जो होती है वह भोजन बनाती है और उस भोजन को कवक उससे प्राप्त करता है। और कवक क्या करता है, अपने ये राइजॉइड्स के द्वारा जो है, या कवक जाल उसका जो होता है उसके द्वारा वह चट्टानों से पानी को अवशोषित करता है और वो पानी जो है शैवाल प्राप्त कर लेते हैं और शैवाल पानी कवक से प्राप्त कर लेते हैं और उनको रहने का स्थान भी रुकने का रहता है। तो इससे वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और पानी के बदले में कवक जो होता है वह शैवाल से भोजन प्राप्त करता है। इस तरह से शैवाल और कवक के बीच में भी कौन सा संबंध होता है, सहजीवी संबंध होता है। किसमें, लाइकेन में। इसमें होता है, लाइकेन में होता है। अब इसके बाद है कीट भक्षी पौधे। ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं उन्हें कीट भक्षी पौधे कहते हैं। कीट भक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। इसीलिए इन्हें कीटभक्षी या कीटाहारी पौधे कहते हैं। अब इनके उदाहरण हैं, जैसे ये घटपर्णी या निपैंथीस इसको कहते हैं। घड़े के आकार की इसकी पत्तियां होती हैं। ये अगर आप चित्र में देखना चाहें बच्चों तो ये इस तरह का चित्र इसका होता है, दिखाई दे रहा है। घड़े जैसा है पत्ती इसकी और इस पर ऊपर ढक्कन लगा होता है और भीतरी दीवार पर रोए लगे रहते हैं। जब कोई कीट उस पर आके बैठता है, भीतर जाता है, ऊपर का ढक्कन बंद हो जाता है और कीट उसके अंदर रह जाता है और उसकी दीवारों से पाचक रस या पाचक एंजाइम जो होते हैं वो निकलते हैं और कीट को क्या करते हैं, पचा देते हैं। तो इस तरह से ये कीटाहारी या कीटभक्षी पौधा है जिसे घटपर्णी कहते हैं। यानी इसकी पत्ती, पर्णी माने पत्ती, घट माने घड़े की तरह, यानी जिसकी पत्तियां घड़े के आकार की होती हैं उसे घटपर्णी या निपैंथिस कहते हैं। तो ये इसका चित्र है बच्चों, दिखाई दे रहा है। तो ये कीटभक्षी पौधों के बारे में है और इसके अतिरिक्त कीटभक्षी पौधे हैं, ड्रासेरा है और यूट्रिकुलेरिया है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये तमाम पौधे हैं जो कीटभक्षी हैं, जो कीटों का भक्षण करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? भाई उनके पास पत्ती पाई जा रही है, वो भोजन बना सकते हैं, तो वो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? तो आप बताएंगे कि कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। जैसा मैंने अभी दिखाया था आपको घटपर्णी या निपैंथिस का, कि इसकी पत्तियां घड़े के आकार की, उस पर ढक्कन होता है और जैसे ही कीट को इसके अंदर प्रवेश करता है ढक्कन बंद हो जाता है और वह भीतर बंद हो जाता है और उसकी दीवारों से पाचक एंजाइम या पाचक रस निकलते हैं जो उसको पचा देते हैं। तो इस तरह से ये परपोषी पौधों के बारे में बात हुई।
कि परपोषी पौधे मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और ये कीटभक्षी होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर समाप्त हो गया। गुड बाय, थैंक यू।